नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के स्पेशल शो न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान। आज न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात करते हैं ईवीएम पर होने वाले विवाद की। विपक्षी दल, बल्कि अगर कहा जाए शुरू में पहले बीजेपी ने भी सवाल उठाए थे, लालकृष्ण आडवाणी ने बाकायदा ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उसके अलावा आम आदमी पार्टी और कई दलों ने इस पर सवाल उठाए और अब विदेश की धरती से भी ईवीएम पर सवाल जरूर उठे हैं। लेकिन चुनाव आयुक्त ने सुनील अरोड़ा ने बाकायदा साफ कर दिया है कि हम पिछले दौर में नहीं जाएंगे, यानी बैलेट पेपर के जमाने को हम दोहराएंगे नहीं और ईवीएम पूरी तरह फुल प्रूफ है। देखिए एक रिपोर्ट क्या कहती है ये। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट द्वारा ईवीएम को लेकर किए गए खुलासे के बाद भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया था। वे ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को राजनीतिक दल बीजेपी और चुनाव आयोग ने गलत करार दिया था, जबकि कांग्रेस ने इस मसले पे जांच की मांग की। अब इस मसले में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रमुख आशीष रे की सफाई सामने आ चुकी है, जिसमें उन्होंने एक्सपर्ट के खुलासे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की मौजूदगी पर बयान दिया है। We had one result in 2014 Lok Sabha elections. We had a totally different result 4 months later in Delhi state elections. Since then, we have had elections in Himachal Pradesh, Gujarat, Karnataka, Tripura, Nagaland, Mizoram, and now Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Telangana, Rajasthan, maybe 1 or 2 states are left since then, including some by-elections to the Lok Sabha. ईवीएम को हैक करने के मामले को लेकर दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे उतर आए। उन्होंने सड़क पर जमकर हंगामा किया और जमकर नारेबाजी भी की। देखिए, जिस प्रकार से लंदन में बैठ के ईवीएम हैकर ने जो अपनी बातें रखी हैं कि किस प्रकार से 2014 के अंदर भारतवर्ष में ईवीएम को हैक करके और किस प्रकार से एक झूठी सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उन्होंने अपने साथियों के नाम भी बताए हैं, किस प्रकार से उनकी निर्मम हत्याएं की गई और किस प्रकार से हत्यारों की हत्याएं की गई, कि किस प्रकार से गोपीनाथ मुंडे, जिनके करीबी की एक कंपनी किस प्रकार से ईवीएम में यूज होने वाले एक डिवाइस को बनाती थी। जब गोपीनाथ मुंडे को इस बात का पता लगा तो गोपीनाथ मुंडे की भी उन्होंने हत्या की बात की उसमें पुष्टि की है। तो हम लोग ये मांग करते हैं इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि पिछले 5 साल में लगातार जिन जिन प्रदेशों में निरंतर चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव के बाद हर चुनाव में ईवीएम शक के घेरे में। जब अगर पूरे देश की जनता एक बात जानना चाहती है, अगर ईवीएम शक के घेरे में है, 125 करोड़ का मुल्क है। दिल्ली प्रदेश युवा कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया और बीजेपी पर भी हमला बोला। अगर इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन जैसी एक इंडिपेंडेंट संस्था अगर अपने आप को सही साबित नहीं कर पाती है, कभी दिल्ली के अंदर विधानसभा में एक विपक्षी पार्टी का एक विधायक ईवीएम को हैक करके दिखा देता है, कभी लंदन में बैठा एक हैकर उसको हैक करके वहां पे दिखा देता है, वो किस प्रकार से देश के अंदर जिन नेताओं का नाम ले रहा है वो सीरियसली आपत्तिजनक है। उसके बारे में सोचना चाहिए और ये बहुत ही एक चिंता का विषय है कि 125 करोड़ देशवासी जहां अपने मत का प्रयोग करके अपनी मर्जी से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी और सुचारू रूप से एक स्वस्थ और मानसिक तौर पे एक अच्छी सरकार को चुनने का जो दायित्व एक वोटर के पास में होता है, अगर वो उसी को अपने सही तरीके से नहीं चुन पाएगा और जिस प्रकार से हैकरों का इस्तेमाल करके, जो पिछली बार का उन्होंने आरोप लगाया 2014 के अंदर कि 200 से ज्यादा सीटों पे हैकरों ने काम किया है, अगर ये सब चीजें उनकी सही हैं तो ईवीएम को बंद करके इलेक्शन कमीशन को बाहर आकर के सफाई देनी चाहिए, बताना पड़ेगा कि ईवीएम ठीक है। अन्यथा अगर ईवीएम ठीक नहीं है तो मैं बैलेट पेपर की हम लोग यूथ कांग्रेस के साथी तमाम अपने राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ मिलकर ये मांग करते हैं कि बैलेट पेपर लगाया जाए और देश की जनता जिसको अपना दिल से नेता मानती है और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस व्यक्ति के नेतृत्व को स्वीकार करती है, उसको वो लोग वोट करें और वो लोग जीत के और देश का नेतृत्व करें। ऐसी झूठी और भ्रष्ट सरकार से लोगों का मन उठ चुका है। यही हम लोगों की मांग है, यही इलेक्शन कमीशन के सामने हम लोग रखना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन से डिमांड है
कि आप लोग बाहर आइए और आप अपने बारे में स्पष्ट जवाब दीजिए कि ईवीएम अगर शक के घेरे में है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो किसी सरकार के अधीन काम करने वाली संस्था नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उनको बाहर आके बताना पड़ेगा कि ईवीएम के ऊपर जो भी सवाल या निशान उठाए जा रहे हैं वो सब गलत है। अगर वो प्रूव कर देंगे तो देश की जनता उनके ऊपर दोबारा से अपना भरोसा कायम करे। वे बैलेट पेपर की मांग को मुख्य चुनाव आयुक्त ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही ईवीएम को हैक करने के सवालों पर भी विराम लगा दिया। Are doing a motivated kind of slugfest over it. It's for this distinguished gathering to judge this. However, I would like to make it very, very clear once more. In fact, it's not I, it's the entire ECI. It's the ECIs of the past and it will be the ECIs of the future, that we are not going back to the era of ballot papers. And we are not going back to that era where we have ballot papers being lifted, musclemen being employed, besides the delay in the counting and also too much harassment of the polling staff on the ground. We are going to stay with it. We are open to, let's take the elections to these 5 states. सीपीआई पार्टी के नेता डी राजा ने भी चुनाव आयोग की मंशा को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के साथ मीटिंग करके विवाद को सुलझा लेना चाहिए था। Not only political parties, even people in public life raise certain doubts about the misuse or abuse of EVMs. How EVMs become faulty or EVMs resort to malfunctioning. Such things are there in public domain. So it is for the Election Commission to reiterate and restore the faith in EVMs. I think at this point of time, EVM issue has been raised by some leaders of some political parties. The Election Commission can think of convening an all-party meeting so that issue can be once again discussed and the position of EVMs, the Election Commission on EVM given due consideration. कांग्रेस नेता केटीएस तुलसी ने इलेक्शन कमीशन के बैलेट से चुनाव कराए जाने से मना करने पर क्या कहा, वो भी आप सुनिए। There is not enough time now to be able to go back to ballot paper, but nevertheless, the election commission needs to remember that there is approximately 5% of malfunctioning in EVM machines, which is too high. After all, even 1% can change the electoral fortunes. 5% malfunction rate is too high, and VVPAT malfunction rate is 10%, double of that. Unless these people must have confidence in these machines. In Karnataka, we saw that large number of machines were malfunctioning. So this is something which is their responsibility. ईवीएम पर चुनाव आयोग के बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल बढ़ चुकी है। विपक्ष ने चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध किया है। और अब चलते हैं हरियाणा के गुरुग्राम में। जी हां, आईटी हब गुरुग्राम से एक दर्दनाक खबर आ रही है, जहां पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग जो थी 4 मंजिला बन रही थी, लेकिन वो गिर गई है। 9 लोगों के दबे होने की आशंका है। 6 लोगों को एनडीआरएफ ने निकाल लिया है। पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर ये बिल्डिंग क्या नक्शे से बन रही थी या अवैध थी। तमाम चीजों की कहीं ना कहीं जांच होना जरूरी है। देखिए एक रिपोर्ट। तस्वीरों में दिखाई दे रहा मलबे का ढेर अपने अंदर कुछ जिंदगियों को दबाए बैठा है। चंद घंटों पहले इस इमारत में दबी जिंदगियां सुबह का इंतजार कर रही थी, सूर्य के दर्शन को बेताब थी, लेकिन वक्त ने इन लोगों के सपनों पर विराम लगा दिया। लेकिन सन्नाटे की जद में ये गलियां अचानक चीख पुकार से भर गई। खामोशी से भरी गलियों को लोगों की कर्राहती और मदद की गुहार लगाती आवाजों ने खामोशी को शोर में बदल दिया। सपने देख रहे लोगों को वक्त ने संभलने तक का मौका नहीं दिया। जब तक खुद को संभाल पाते
उससे पहले ही लोहे और ईंट पत्थर के मलबे ने उन्हें अपने अंदर समा लिया। दरअसल गुरुग्राम के उल्लावास गांव में निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत सुबह मलबे में तब्दील हो गई। जब सुबह 5 बजे ये इमारत ढही, उस समय इमारत में करीब 8 लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इमारत में मौजूद सभी लोग मलबे में दब गए। बिल्डिंग गिरने का किसी को आभास तक नहीं हुआ। इस निर्माणाधीन इमारत की चपेट में आसपास की इमारतें भी आ गई। इसकी चपेट में आने वाली इमारतों को भी नुकसान हुआ। जब सुबह यह हादसा हुआ, उस समय बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोग सो रहे थे। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर काफी संख्या में लोग जमा हो गए। कितनी मंजिला बिल्डिंग? ये 4 मंजिला थे। इसमें कुछ लोग भी रह रहे थे इसमें? हाँ, इसमें 4 कमरे में फैमिली बता रहा था। ये जो मकान मालिक था, ऊपर कल लेंटर डला था, एक छत डली थी। कितने बजे करीब घटना हुई? ये 5 बजे के करीब। इसके बाद मौके पर जमा भीड़ ने पुलिस को घटना की सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव कार्य की टीमें मौके पर पहुंची। इसमें कुछ परिवार रहते थे जो यहीं गुरुग्राम में काम करते थे। उनमें से जो लोग, जिन परिवार वाले बाहर थे उस समय, जिस समय इमारत गिरी, उनके द्वारा ही बताया गया लगभग 7 से 9 लोग इसमें होने की संभावना है। और जिस पार्ट में अभी समय इमारत में कार्य हो रहा है, जैसे आप देख भी रहे हैं, लोगों के बताने पर ही वहीं पर ही इस समय देखकर लेंटर क्रॉस करके जो जितने भी लोग बच पाएंगे उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। इसका कह पाना अभी बहुत पुष्टि नहीं की जा सकती। जैसे ही टीम हमारी लोगों तक पहुंचेगी, इसमें हमने अपने स्निफिंग डॉग्स भी एक्शन में लिए हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दोनों टीमें कार्यरत हैं। सर, महिलाएं बच्चे भी शामिल हैं? अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। हाँ, मकान मालिक यहीं इस गांव का रहने वाला है और उससे बात कर रहे हैं। जैसे ही जो भी कारण रहेंगे आपके सामने हम रखेंगे। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद मलबे के ढेर में दबी जिंदगियों को बचाने का काम शुरू हुआ। मलबे के ढेर में दबे लोगों को भगवान का दूत बनकर बचाने आए लोगों के साथ साथ भारी भरकम मशीनें भी पहुंच गई। फिर दूतों मशीनों के साथ मिलकर लोगों को बचाने में जुट गए। 5:30 बजे के लगभग हमें सूचना मिली थी कि उल्लावास गांव में किसी मकान गिरने से कुछ कैजुअलिटी दबी हुई है। हमने अभी अपने चारों स्टेशनों से अपने जवान और गाड़ियां मौके पे भेजी हैं। उसके साथ ही मैंने सिविल डिफेंस के जो इंचार्ज हैं मोहित शर्मा जी, उनको फोन किया और उनके मार्फत हमने यहाँ पे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी सूचित किया गया है। एनडीआरएफ की टीम पहुंच रही है। हमारे और पुलिस विभाग के जवान राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। ये कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरह की थी जो सर्दी की वजह से पूरा सेट न होने के कारण लोड बढ़ने की वजह से उसके गिरने की संभावना है। अभी हमारे पास जो लोगों के बताए अनुसार जो है 4 से 5 आदमियों के दबे होने की संभावना है। अभी तक कोई ठिकाना गया है? अभी नजदीक पहुंच रहे हैं। मलबा हटा के रास्ता बनाया जा रहा है और बहुत जल्द हम कैजुअलिटी तक पहुंचने का प्रयास करें। ये निर्माण चल रहा था, ऐसा लग रहा है। सर, क्या इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं जो दबे हुए हैं? यहाँ जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लेबर के ही आदमी हैं। बच्चों के और महिलाओं के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसे सिचुएशन बताई जा रही है उसी साइड से मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। और जनवरी पे होने वाले उस आयोजन की जिसमें बच्चों को बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति महोदय द्वारा, इन बच्चों से पीएम मोदी भी मिले और अपने मन की बात भी शेयर की और उनको कामयाबी के कुछ टिप्स भी दिए हैं। जरा देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 26 बच्चों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बच्चों के साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने बच्चों के साथ अपने अनुभव को साझा किया, जिससे बच्चों को अपने सुखी जीवन के लिए प्रेरणा मिल सके। आज की आपाधापी भरी जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने बारे में सोच सके और सही निर्णय ले सके। पीएम मोदी से मिलकर बच्चे बेहद खुश दिखाई दिए। उन्होंने
उन्होंने सबसे अच्छी बात ये कही है कि हमें कि प्रकृति से जुड़े रहना है। जितना हम पृथ्वी और प्रकृति के साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे मिट्टी से, उतने हम डाउन टू अर्थ रहेंगे। हम और सबसे अच्छी बात जो उन्होंने कही वो ये है कि हम जितने बड़े हो जाए लेकिन बचपना नहीं जाना चाहिए हमारे अंदर से। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सर मैं पीएम से मिली, मतलब ये छोटी बात नहीं है सर, बहुत अच्छा लगता है जैसे पीएम से मिलना। हमारे घर में भी किसी ने भी नहीं मिला है, सिर्फ मैं हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था और उनका विजन, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है सर। आज मैं प्रधानमंत्री से मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा था आपका नाम क्या है, तो मैंने बताया कहाँ से आए हो, मेरठ। प्रधानमंत्री सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमको बहुत मोटिवेट किया, हमारा मोरल बहुत बूस्ट हुआ। हमें और अच्छे तरह से हमारे मैं स्केटिंग करता हूँ तो हमारे गेम के ऊपर फोकस करने की और प्रेरणा मिली। पीएम मोदी ने बच्चों से प्रकृति, करियर जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही बच्चों को आगे बढ़ने की भी टिप्स दिए। It was a great experience, and the way he uses words to inspire the youth is a great thing to talk about. And everyone knows about the different platforms that he has created for the youth to nurture their talents. And all I can say is he's really working towards empowering the youth so that they can realize their full potentials. उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी सीख साथ कहीं ना कहीं हम हमारे खोजों में, हमारे विषयों में खो जाते हैं, तो प्रकृति के साथ जो दुनिया ये भगवान ने बनाई है उसे एंजॉय नहीं करते हैं। तो हमें वो एंजॉय करना चाहिए, थोड़ा काम साइड में रख के। बच्चा है तो बच्चे जैसे रहना चाहिए, बड़े बनने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। I felt really excited and happy about it. And the Prime Minister, when I went, he said congratulations. The word was magical. इस समारोह में अंडमान निकोबार के भी बच्चे शामिल हुए। पीएम मोदी ने उन बच्चों से भी रूबरू होकर उनके हालचाल जाने। The way he interacted when we were taking the photograph, he wanted to know about each and every one, that how, from where they belong and how they have come here. He wanted to know about each and every one's individually, and he respected our achievements, our goals, our ambitions, and took out his time. सर ने ये भी पूछा कि जब मैं अपना अंडमान निकोबार आइलैंड से आया हूँ तो सर ने बोला कि मैं आपको बहुत मिस किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे सर ने मिस किया और मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड से। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुने जाने से बच्चे बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। पीएम मोदी से मुलाकात कर और ज्यादा खुश दिखे। पीएम मोदी से मिलकर बच्चों को एक नई प्रेरणा मिली है। ये सभी जानते हैं कि पीएम मोदी बच्चों के साथ उनके दोस्त बनकर मिलते हैं, ना कि पीएम बनकर। यही अदा बच्चों को उनकी ओर खींच लाती है और बच्चे पीएम से खुलकर अपने मन की बात भी रखते हैं। इस साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 783 बच्चों के आवेदन आए थे, जिनमें से 26 बच्चों को चुना गया है। आपको बता दें कि सरकारी संस्था इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर यानी ICCW 1957 से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का आवेदन कर रही थी, लेकिन पैसों से संबंधित गड़बड़ी के आरोप लगाए जाने के बाद सरकार ने खुद को इससे अलग कर लिया है। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब 26 जनवरी को होने वाली परेड में बहादुर बच्चे नहीं दिखाई देंगे। इस पुरस्कार को पाने के लिए बच्चों को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, विज्ञान, कला, संगीत और खेल के विशेषज्ञों को एक समिति की उम्मीदों पर खड़ा उतरना पड़ता है। ये समिति तय करती है कि किस बच्चों को पुरस्कार मिलना चाहिए और किसको नहीं, जिसके बाद महिला विकास मंत्री मेनका गांधी की निगरानी में अंतिम सूची तैयार की जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पुरस्कार के लिए बच्चे आवेदन कैसे कर सकते हैं और कौन कर सकता है। दरअसल इस पुरस्कार के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। बता दें कि भारत का कोई भी नागरिक ऐसे बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा सकता है जिसमें समाज सेवा, शैक्षिक क्षेत्र, खेल, कला एवं संस्कृति में ऐसा काम किया हो जिसने सकारात्मक प्रभाव डाला हो। इस पुरस्कार का विजेता बनने के लिए बच्चे अगले साल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो www.nca_wcd.nic.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट JEK24/7 न्यूज के लिए। और अब बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। जी हां, AMU एक बार फिर चर्चा में है। यहां पर इस बार तिरंगे का विवाद सामने आया है। कुछ स्टूडेंट्स तिरंगा यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनको रोक दिया है। इसके बाद यहां पर कुछ राजनीति गरमाने लगी है। देखिए एक रिपोर्ट।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र नेता ठाकुर अजय सिंह ने अपने साथियों के साथ गणतंत्र दिवस की तैयारियों के साथ तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस तिरंगा रैली में कैंपस के कुछ छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इंजीनियरिंग फैकल्टी से लेकर बॉम्बे सैयद तक वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे गूंजते दिखाई पड़े। लेकिन इस तिरंगा यात्रा में अब नया मोड़ आ चुका है। तिरंगा यात्रा निकालने पर अगवानी कर रहे 2 छात्रों को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये मैंने तिरंगा यात्रा निकाली थी एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर बाबे सैयद तक। इसका जो औचित्य ये था कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो हमारे संविधान के निर्माता हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका नमन करने के लिए हमने ये बच्चों के कहने पर जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि ये मार्च निकलनी चाहिए, जो देश भावना रखते हैं जो बच्चे अपने अंदर, उन लोगों ने मुझसे कहा तो उनके कहने पर मैंने ये मार्च निकाला। फिर भी मैंने एक बार परमिशन के लिए 3 दिन पहले मार्च से एप्लीकेशन के लिए प्रॉक्टर ऑफिस में अप्लाई किया, पर लेकिन उन्होंने 3 दिन के अंदर भी मुझे रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझा। इसके पीछे क्या उद्देश्य है ये मेरे को नहीं पता उन लोगों का, लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ उन लोगों ने मुझे किसी भी चीज मार्च ऑर्गेनाइज करने की परमिशन नहीं दी। इससे पहले भी जब 24 अगस्त को अटल जी का निधन हुआ उसके उपलक्ष्य में ही मैंने कैंडल मार्च निकालने की कोशिश की, उसकी परमिशन इन लोगों ने नहीं दी। इन लोगों का दोहरा रवैया है। ये परमिशन उन लोगों को तो दे देते हैं नमाज जनाजा करते हैं मन्नान वानी की, उन लोगों को दे देते हैं जो नमाज जनाजा करते हैं अफजल गुरु की, ये उन लोगों को परमिशन दे देते हैं जो 124th अमेंडमेंट बिल को जलाते हैं रिजर्वेशन के को, ये उन लोगों को परमिशन दे देते हैं जो फौजियों के खिलाफ मार्च निकालते हैं। ये दोहरा रवैया है प्रॉक्टर साहब। वहीं नोटिस दिए जाने पर अजय ने कहा कि हमको नोटिस जारी किया गया है जिसमें लिखा है कि हमने छात्रों को मिसगाइड किया। हम इतने सीनियर छात्रों को कैसे मिसगाइड कर सकते हैं, उनको नोटिस देने से पहले समझना चाहिए। बिना इजाजत के तिरंगा यात्रा निकालने पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीआरओ ने 2 छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पीआरओ का कहना है कि छात्रों ने बिना इजाजत के तिरंगा यात्रा निकाली है। पीआरओ उमर सलीम ने छात्रों से इस मसले पर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पे यूनिवर्सिटी के नियमों के तहत छात्रों पे कार्रवाई करने को कहा गया है। नोटिस में 2 छात्रों पर अन्य छात्रों को मिसगाइड करने का आरोप लगा है। एएमयू पीआरओ उमर पीरजादा ने कहा कि एएमयू अपने नियमों के साथ समझौता नहीं करती। देखिए, सब यूनिवर्सिटी जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टूडेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट के तहत होती है और जाहिर सी बात है अगर कहीं किसी वजह से परमिशन नहीं होती है और उसका उल्लंघन होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत कार्रवाई होगी। उसी कार्रवाई के तहत 2 बच्चों को नोटिस भी दिया गया प्रॉक्टर की तरफ से। और ये बता दें कि ऑलरेडी 26 जनवरी रिपब्लिक डे या 15 अगस्त होती है, हम लोग का 1 वीक का प्रोग्राम होता है और यहाँ 34,000 लड़का पढ़ता है। उन सबसे हमें अनुरोध करेंगे उसमें शामिल हुआ करें और अलग अलग इस तरह से करेंगे तो आप एकोमोडेट कहीं से नहीं कर सकते। सिंपली इस बात को समझना चाहिए, यूनिवर्सिटी सब स्टूडेंट्स की है और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और कोई भी संस्था उसके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके तहत रन करती है। मतलब कि कारण बताओ नोटिस दिया गया है और जो उनका जवाब होगा उस पर फिर आगे की कार्रवाई। वहीं छात्रों को नोटिस जारी किए जाने पर नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है। बीजेपी एमपी सतीश चौहान ने तीखे शब्दों में चेतावनी दे डाली है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का ध्वज लहराना कोई अपराध नहीं है। ये कहीं भी लहराया जा सकता है, चाहे एएमयू हो, और वो भी एएमयू अलीगढ़ में, वो भी उत्तर प्रदेश में है, उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है क्या? वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे सोमवीर, अजय सिंह, दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं। जिन छात्रों ने जो भी सम्मेलन में शामिल हुए तिरंगा यात्रा में, वो बधाई के पात्र हैं। रही नोटिस देने की बात, एएमयू का प्रशासन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। कार्रवाई करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सिस्टम में रहें, ये अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी है, तिरंगा हर जगह लहराएगा और जहां बच्चे चाहेंगे वहां लहराएगा। अलीगढ़ में तिरंगा यात्रा निकालने पर छात्रों को नोटिस जारी किए जाने के मसले ने तूल पकड़ लिया है। एक और यूनिवर्सिटी का प्रशासन 26 जनवरी के चलते इस मामले को हल्के में नहीं ले रहा, वहीं दूसरी ओर तिरंगा यात्रा निकालने वाले छात्रों को नेताओं का साथ मिल रहा है। इस यात्रा का नेताओं ने खुलकर स्वागत किया है। न्यूज रूम लाइव में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।